Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electrostatic potential and capacitance। और आज बेटा हम लोग अपने फाइनल टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं और वो है बेटा आपका आरसी सीरीज सर्किट। सो हेडिंग डाल लेनी है आपको आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, अब यहां पर देखो एक सिंपल सी बात यह है कि इसमें जब हम लोग बात करें तो आर रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को यहां पर क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व करा रहे हैं हम लोग। सो इसी बेसिस पर आपको आगे बढ़ना भी है। ठीक है, आरसी बोल रहा हूं मतलब मेरे को एक रजिस्टर चाहिए, मैंने एक रजिस्टर ले लिया और एक मेरे पास में ले लिया है कैपेसिटर। ठीक है, मैंने यहां पर एक स्विच लगा लिया है और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखिए ये सारी चीजें यहां पर हो चुकी हैं। ठीक है, श्योर हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये डेटा लिख देता हूं मैं, यहां पर आर लिख दिया, यहां पर सी लिख दिया और यहां पर वी वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं ई ले लीजिए, ईएमएफ ई है करके, ताकि परेशानी नहीं हो। नाउ अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखिए, एट टी बराबर जीरो पर, एट टी बराबर जीरो पर मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही मैंने स्विच को क्या किया, क्लोज किया, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली मतलब ही आपका एट टी बराबर जीरो है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। सो बेसिकली अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये एक तरह से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ही है, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेकिन उस समय हम लोगों ने रजिस्टर इन्वॉल्व नहीं किया था। उस समय हम लोग बिना रजिस्टर्स के कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग रजिस्टर्स को यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। सो इस समय मैंने क्या बोला, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, और चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, क्यू बराबर सी इंटू वी। सी तो जीरो होगा नहीं तो वी जीरो होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज ऑल्सो वॉट, जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज व्हाट, जीरो। जब ऐसा हो रहा होगा, सोचिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो पूरा का पूरा कहां से जाएगा, इस रजिस्टर में से पूरा करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब जो भी पोटेंशियल इसका बैटरी का है वो पूरा कहां अपीयर हो रहा होगा, अक्रॉस दी रजिस्टर आपका क्या हो रहा होगा, अपीयर हो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि करंट एट टी बराबर जीरो जो है वो कितना होगा, आई नॉट में मान लेता हूं, और इस समय जो करंट आएगा वो आएगा आपके पास में ई बाई आर। कितना आएगा, ई बाई आर। ये स्टार्टिंग की कहानी है, इट इज द इनिशियल सिचुएशन, जिसे मैं कह सकता हूं कि एट टी बराबर कुछ ऐसा होने वाला है। और जब आपका, सोचिए अब ये धीरे 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 चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। जब ये पूरी तरह से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो उस समय आप ध्यान से देखिए, जब हम लोग सिर्फ कैपेसिटर पढ़ रहे तो बैटरी की चाहत क्या हुआ करती थी कि पूरा का पूरा पोटेंशियल यहां पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा भी होना पॉसिबल है क्या, तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं है। सो हम लोग कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो एंटायर पोटेंशियल विल शुड अपीयर अक्रॉस दिस कैपेसिटर। क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, जब आपका कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है, तो समय पूरा जो पोटेंशियल है वो यहां अपीयर हो जाना चाहिए। और यदि पूरा पोटेंशियल यहां अपीयर हो गया तो इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अब इस पूरी प्रोसेस के दरमियान क्या हो रहा होगा कि करंट जो है वो धीरे 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 क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। करंट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बात करते हैं किसी समय टी पर। हम लोग क्या बात करते हैं कि मैंने बोला कि किसी समय टी पर, एट टाइम टी बराबर टी, किसी समय टी पर, किसी समय टी पर मैं ये कहता हूं कि लेट से इस पर जो चार्ज है वो है क्यू, लेट से इस पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। देखो मैंने पहले आई नॉट लिया था, याद होगा तो। अब मैंने क्या बोला, ये करंट कितना है, आई है,
अब यदि मैं इसमें केवीएल अप्लाई करता हूं तो किस प्रकार से केवीएल अप्लाई करेंगे, तो केवीएल अप्लाई करके दिखाइए। केवीएल के अकॉर्डिंग एज पर केवीएल समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0, मतलब जितना ड्रॉप होगा जितना राइज होगा वो सब मिला के क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो भैया जाहिर सी बात है जो बैटरी से ई निकला होगा, बैटरी का जो पोटेंशियल ई होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, आई इंटू आर प्लस का क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, क्यू अपॉन सी के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, जितना बैटरी का पोटेंशियल है दैट शुड बी इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई इज व्हाट, आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट जो किसी इंस्टेंट पर है, और क्यू इज द चार्ज एट कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट टी। मैंने इतना कर लिया है। अब यहां से जरा हम लोग अपनी कहानी को घुमाते हैं, और अब हम लोग कहते हैं कि भैया वी नो दैट कि आई बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने बोला डी क्यू समय में यदि, सॉरी डी टी समय में यदि डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो आई विल बी रिटर्न एज डी क्यू बाई डी टी। इसको जरा मैं यहां पर यूज कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस का क्यू बाई सी। बोलो सही है क्या, मैंने इक्वेशन तो सही लिखी है। चलो लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट करते हैं जरा इसको। तो मेरे पास में लिखा जाएगा ई माइनस का क्यू बाई सी बराबर डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। बोलो सही है, ओके। लेट्स मूव इट फर्दर। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं कैसे एडजस्ट करूं, क्या क्यू वाली टर्मिनोलॉजी तो अलग अलग भाग रही हैं, मैं यहां तक तो ऐसे एडजस्ट कर दूंगा। एक काम करता हूं, पहले आर से डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे को मिल जाएगा ई बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी बराबर डी क्यू बाई डी टी। बोलो सही है क्या, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ कहानी यहां पे अटकती हुई सी क्यों दिख रही है मेरे को बार बार। ओके ठीक है, यहां तक सही है। ये क्यू वाला यहां पे क्यों अटका रहा है मेरे को, एक काम करता हूं, रुको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं ताकि परेशानी नहीं हो। एक काम करिए, देखो इसको यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये आएगा आर सी, एलसीएम आ जाएगा तो ये आएगा ई इंटू सी माइनस का क्यू बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। नाउ इफ आई टेक द रेसिप्रोकल, यदि मैंने रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लेने की कोशिश, एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आएगा डी क्यू इंटू आर सी बराबर ई माइनस का आर सी अपॉन, ओ सॉरी अपॉन तो होगा ही नहीं, ई सी माइनस का क्यू ई सी माइनस का क्यू इंटू डी टी, ऐसा आ रहा है। ठीक है, ओके चलो हो गया हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। देखो इसको इधर और इधर लिख लेता हूं तो ये आएगा डी क्यू अपॉन ई सी माइनस का क्यू बराबर डी टी अपॉन आर सी। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरा एडजस्टमेंट काफी हद तक अच्छे से हो गया है। अब यहां पर कुछ देखो क्या है ना, जब कभी भी डेरिवेशन करते हैं ना कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो उन्हीं स्टैंडर्ड स्टेप्स के बेसिस पर मैं ये पूरी कहानी यहां पर कर रहा हूं। तो मैंने क्या करना है, दोनों साइड से सी से डिवाइड कर रहा हूं ताकि मेरा डेरिवेशन प्रॉपर चलेगा। सो डी क्यू अपॉन ई माइनस का क्यू बाई सी। ठीक है, डिनोमिनेटर में सी से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा डी टी अपॉन आर। अब मैं यहां पर कहानी शुरू करता हूं इंटीग्रेशन के साथ में। ठीक है, तो भैया देखो एट टी बराबर चार्ज कितना था, टी बराबर 0 पर चार्ज कितना था, तो आपने बोला सर जी टी बराबर 0 पर चार्ज बराबर था 0, और मैंने बोला किसी समय टी पर, तो मैंने बोला चार्ज बराबर लिखा था मैंने क्यू। ठीक है, यही मैंने बोला है स्टार्टिंग में। देखिए क्या बोला था, इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 0, करंट एट टी इक्वल्स टू 0, आई नॉट ई बाई आर। यस ओके, लेकिन हमारी कहानी तो चार्ज से चल रही है, तो चार्ज के बेसिस पर ही मैं आगे मूव ऑन करूंगा। तो मूव ऑन करने पर मुझे क्या मिलता है जरा देखिए, इंटीग्रेशन। तो ये इधर तो सिंपल है, इधर में तो कोई परेशानी होगी नहीं, 1 बाई आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो ये टी बन जाएगा, तो टी बाई आर तो ये साइड में आएगा।
लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन यदि मैं लिखता, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आता है ln x, लेकिन यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स लिखना है तो मैं लिखूंगा ln a प्लस एक्स। जिनको इंटीग्रेशन रिकॉल नहीं हो रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस का यदि मैं लिखता हूं 2x, तो आपको लिखना पड़ेगा ln a प्लस का 2x अपॉन इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये 2-3 फॉर्मूले मैंने लिख दिए ताकि आपको एक बार इंटीग्रेशन रिकॉल हो जाए, जो कि मैं जानता हूं सिंस बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स आप भूलते ही रहेंगे। सो अब इस बेसिस पर आपको इस वाले का इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। तो देखो ये 1 अपॉन समथिंग वाला ही टाइप है, तो मैं लिखूंगा इसको कितना, 1 अपॉन सॉरी ln e माइनस का क्यू बाई सी। ठीक है, e माइनस का क्यू बाई सी, ब्रैकेट का जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करके मैं उससे डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन सी। जैसे इसके अंदर में x के मल्टीप्लीकेशन में क्या था 2, तो मैंने 2 से डिवाइड किया। ऐसे q के साइड में क्या है -1/c, तो -1/c करूंगा, और इसके ऊपर में लिमिट लगेगी 0 से लेकर के q तक की, बराबर इधर में देखिए 1/r एज इट इज है, और dt का इंटीग्रेशन t करके लिमिट लगेगी 0 से लेकर के t तक। तो वो साइड में तो कोई परेशानी है नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिमिट्स पुट करने से पहले देखो, या तो मैं पहले कर सकता हूं या बाद में कर सकता हूं, जैसा भी आपको उचित लगे। एट द एंड ये होने वाला है कि भैया आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एट द एंड क्या होने वाला है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं फिर तो कोई परेशानी होगी भी नहीं। श्योर? चलो सो भैया हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। -1/c को यदि मैं ऊपर लेके जाता हूं तो माइनस का c बचेगा, और एक काम कर सकता हूं, देखो इसको सीधा सीधा यदि मैं इधर डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये हो जाएगा माइनस का t अपॉन आर सी बराबर, देखो जो लेफ्ट वाली चीज थी मैंने उसको बस राइट में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ x इक्वल्स टू y है तो y विल बी इक्वल्स टू x। क्लियर? तो उसी बेसिस पे चल रहा हूं, मैंने -1/c को इधर लग दिया तो 1/rc हो जाएगा, और t साथ में चल ही रहा है। अब इसका देखते हैं बेटा, तो ये आएगा ln e माइनस का क्यू बाई सी माइनस ln e माइनस का 0। भाई लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, सो इट इंप्लाइज ये बचेगा बेटा माइनस का t बाई आर सी ln, अब ध्यान से देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये आएगा e माइनस का क्यू बाई सी डिवाइडेड बाय e। बोलो ये समझ में आया यहां तक? ln e माइनस का क्यू बाई सी अपॉन कितना आएगा, e आएगा। ये मेरे पास में यहां तक की कहानी मिल रही है। क्या मेरा सब काम हो गया है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी तो हमको Q चाहिए था, लेकिन Q तो ब्रैकेट के अंदर में फंसा हुआ है। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो हाउ टू डू दिस कोशिश, तो भैया देखो e को डिनोमिनेटर से प्रॉपर सॉल्व करिए। यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो e से e कटेगा, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे यहां पर, देखो यही ध्यान रखना पड़ता है, डेरिवेशन के टाइम पे बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो ये आएगा ln, ये आएगा 1 माइनस का q अपॉन c इंटू ई। ठीक है, कितना आ गया, कुछ ऐसा आ गया, ln 1 माइनस का q अपॉन सी ई, ये यहां पर आ रहा है। ओके, अब क्या करूं सर जी, ये तो गाड़ी मेरी फिर से अटक गई, यहां तक आके फिर अटक गया मैं। अब इसके आगे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करूं कैसे और क्या कर सकता हूं। तो अब देखो, अब ऐसा मत कर देना कि लॉग के साथ में ब्रैकेट को ओपन कर दिया, नहीं, लॉग को हटाता हूं मैं तो मेरे पास में क्या होगा उसको देखिए। लॉग जब हटेगा तो ये सारी चीज चली जाएगी ई की पावर में, तो आपके पास में आएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ध्यान रखिए, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू अपॉन सी ई। ठीक है, लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट करता हूं मैं तो मुझे मिलेगा Q अपॉन सी ई बराबर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ध्यान से देखते चलना एक एक स्टेप। अब क्या कर सकता हूं, सीई को इधर में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो Q बराबर आएगा C इंटू ई ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। ये मेरे पास में कहानी आ रही है Q की चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, Q बराबर कितना मिल रहा है मेरे को, सीई 1 माइनस का ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी।
अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको कहां से और कैसे एडजस्ट किया जाए ताकि मैं कुछ चीजें कर पाऊं। ठीक है, तो अब देखो कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको बैकवर्ड साइड में जाके थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और सोचते ही आपका काम बन जाएगा। वो ये है कि भैया देखो, इस पर जो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है उसके बारे में सोचिए, और जब उसके बारे में आप सोच लेंगे तो आपका काम बनते हुए नजर आएगा। और वो इस प्रकार से है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कब होगा, क्या आप बता सकते हैं? सर ये तो हम नहीं बता सकते। तो वो बेसिकली होता है टी बराबर इन्फिनिटी पर। लेकिन अभी हम लोग कुछ चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं जो इसमें ये सी इंटू ई वाला फंडा है, और वो फंडे को आपको यहां से देखना पड़ेगा। कहां से? यहां से। मान के चलो यदि ये रजिस्टर नहीं होता, मान के चलो यदि ये रजिस्टर नहीं होता यहां पर, तो क्या आपका Q बराबर सीई होता? लेकिन वो कौन सा चार्ज होता? तो वो हमारे पास में मैक्सिमम चार्ज होता Q नॉट। जैसे I नॉट इज द मैक्सिमम करंट, वैसे ही Q नॉट इज ऑल्सो द मैक्सिमम चार्ज, और उसकी वैल्यू होती C इंटू ई, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। इसी चीज को बस यहां पर लाया जा रहा है एंड नथिंग एल्स। सो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है सर जी, इसको लेके आएंगे तो क्या बनेगा? Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम क्या बोलते हैं, चार्ज एट इंस्टेंट टी जो आ रहा है वो आएगा Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। ठीक है, यहां पर हम लोग एक और चीज करते हैं, और हम लोग मान के चलते हैं लेट आर इंटू सी को हम लोग मान लेते हैं टाओ। क्या मान लेते हैं? टाओ। टाओ इज नथिंग बट अ टाइम कांस्टेंट। टाइम, इसे क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट। आगे इस पर सवाल आएंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है, वो भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। सो जरा देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चीज बन सकती है, उसको समझाता हूं। तो देखो Q बराबर ये बन जाएगा Q नॉट 1 माइनस का ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज व्हेन कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। जब आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है जिसे आपको याद रखना है। इट इज द इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज आरसी सर्किट। यस, ओके। चलो अब एक काम करो, एट टी बराबर 0 चार्ज कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आप लिखोगे Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर 0। सही है भाई, माइनस और प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ई की पावर 0 का मतलब 1, 1 माइनस 1 मतलब चार्ज 0 आ रहा है। तो क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। जी, मैंने बोला यहां पर मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं। मैंने पूछा एट टी बराबर इंफिनिटी पर चार्ज कैलकुलेट करके बताओ। तो आप बोलोगे Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। बोलो सही है क्या? अब सर ये मत बोलना कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से फर्क पड़ेगा क्या? यस, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? देखो इसका फर्क देखो क्या हो जाएगा। इसे लिखा जा सकता है Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, बराबर है। और ई की जो वैल्यू होती है ना, वो 2 और 3 के बीच में होती है। कहां पर होती है? 2 और 3 के बीच में होती है, 2.7 समथिंग। तो वो कुछ एक नंबर आ गया, तो उसकी पावर इंफिनिटी, मतलब उसका मतलब कितना आएगा? इंफिनिटी। मतलब यहां पर आपके पास में Q बराबर जो बचेगा वो बचेगा Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब क्या है? 0। तो इसका मतलब क्या आपको इंफिनिटी पे चार्ज Q नॉट मिल रहा है? जब समय इंफिनिटी हो जाएगा तो आपको चार्ज Q नॉट मिल रहा है। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज जो हम लोगों ने वहां से अज्यूम किया था। ठीक है, यस और नो, ये दो चीजें हो गई। यही सीधे सीधे सवाल पूछे जाते। तो एट टी बराबर 0 चार्ज इन कैपेसिटर कितना आएगा आरसी सर्किट में? 0। टी बराबर इंफिनिटी पर Q नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? C इंटू ई इज द वैल्यू ऑफ बैटरी। ओके, एक और चीज निकाली जाती है, और वो निकाली जाती है, वो है आपकी बेटा एट टी बराबर टाउ। तो निकालो। तो आप बोलोगे Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ की जगह, टी की जगह भी टाउ लिखना है, और नीचे पहले से ही टाउ था। ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला। मैंने बोला देखो यहां पर भी टाउ कर दिया, और नीचे तो पहले से टाउ था, टाउ से टाउ कैंसल, तो Q बराबर आ जाएगा Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 1। ठीक है, ओके। सो बेटा आप इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं,
इसको यदि मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1 को, तो देखो एक काम करो, जैसे मैं आपको वैसे थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं तो ये 1 बाई ई आएगा, बराबर है। 1 बाई ई का मतलब मैंने देखो, ई का मतलब है लगभग 2.7, सो 1 बाई 2.7 करके देखना आपको कितना आंसर मिलता है। 1 बाई 3 करो, कितना मिलेगा? 1 बाई 3 से 0.33 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, बिल्कुल 0.33 मिलने वाला है। तो लेकिन जब आप 1 बाई 2.7 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको लगभग 0.37। कितना मिलेगा? 37 मिलेगा। मतलब ये आंसर आएगा Q बराबर का Q नॉट 1 माइनस का 0.37। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा Q का आंसर आएगा 0.63 Q नॉट। ठीक है, ये है फंडा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो टाउ लिखा गया ना, ये टाउ, इसे बोला गया है टाइम कांस्टेंट। क्या है? टाइम कांस्टेंट। और इसकी एक डेफिनेशन बनेगी जो खुद से लिखनी है। पहले तो मैं जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए आपको क्या करना है, खुद से लिखना है। तो क्या लिखेंगे, मैं अंदाजे से बता रहा हूं। देखो, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होना चाहिए जब आपका चार्ज कितना रह जाए, मैक्सिमम चार्ज का 0.63 या 63%। क्लियर है? ओके, चलो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ और बना लेते हैं लगे हाथों विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चार्ज का। ये ग्राफ सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये जो ग्राफ बनता है कुछ एक्सपोनेंशियली ऐसा बनता है, जहां पर t बराबर टाउ पर ये कितना आ गया, 63% या फिर 0.63 Q नॉट, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू है Q नॉट। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। किसका है? चार्ज वर्सेस टाइम का। चार्ज वर्सेस टाइम का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। एक बात को ध्यान रखना, यदि इक्वेशन याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन याद होने के पश्चात अब आपका खेल आगे का शुरू होता है। मान के चलो हमें इक्वेशन लिखनी है करंट के लिए, करंट इन सीरीज आरसी सर्किट। तो भैया देखो, हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, लेकिन आई बराबर डी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू लिखोगे तो आएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, पुट करो तो कितना मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट माइनस का क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। डिफरेंशिएट कर लीजिए और आंसर बता दीजिए। तो आई का आंसर देखो कितना आएगा। देखो, क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस एज इट इज क्यू नॉट एज इट इज ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसका करोगे तो कितना आएगा, माइनस का टी अपॉन, सॉरी माइनस का 1 अपॉन टाउ, माइनस का 1 अपॉन टाउ विल ऑल्सो भी देयर। सो अब इसे जरा थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, देखो माइनस और माइनस प्लस मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिए ये क्या मिलेगा, क्यू नॉट अपॉन टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ। सही है। अब टाउ की जगह आप आर सी लिख सकते हो, तो आई बराबर आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर सी टी टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। लेकिन ये वाली इक्वेशन भी अच्छी नहीं लगती है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि क्यू नॉट अपॉन आर सी को, क्यू नॉट अपॉन आर सी को क्या मान लेते हैं, आई नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई नॉट। सर बात कुछ हजम सी नहीं हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही है भैया, बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। भाई देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू बता दो। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, जो हम लोग पहले ही अज्यूम कर चुके हैं। कहां गया क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट, अरे कहां गया, कहां लिखा था मैंने क्यू नॉट, सबसे पहली स्लाइड में होगा। हाँ, ये तो चल जाएगा, क्यू नॉट की वैल्यू सी लिख दूं तो चलो, ये चल जाएगा तो बस काम खत्म। इसको तो मान रहे हो, तो मैं लिख सकता हूं आई बराबर सी ई अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब तो खुश हो? अच्छा, अब खुश हो तो एक बात बताओ बस, देखो क्या बोलते हैं, सी से तो सी कट जाएगा, अब ये बचेगा ई बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यस और नो? अरे बोलो, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? यस।
क्या मैं इस E बाई आर को आई नॉट अब तो लिख सकता हूं, क्योंकि याद करो मैंने सबसे पहले वहीं से शुरुआत करी है। तो I कैन बी रिटर्न एज आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, तो यहां पर देखो करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब t बराबर 0 है तो आप t बराबर 0 पे करके देखो, ऐसे यकीन नहीं होता है तो हम लोग करके देख लेते हैं। आई बराबर इक्वेशन आ रही है आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो बेटा एट टी बराबर 0 देखो, पुट करके देखो तो आई बराबर कितना मिल रहा है, आई नॉट मिल रहा है। एट टी बराबर इंफिनिटी निकाल के देखो, आपको आई बराबर 0 मिलेगा। और एट टी बराबर टाउ भी निकाल के देखो, ये जरूरी है। इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, इसको जरा कैलकुलेशन करिए तो क्या आएगा देखिए। ये आएगा आपके पास में आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ। सो आई बराबर आएगा आई नॉट इंटू ई की पावर -1, या आई बराबर यू कैन राइट 1/e टाइम्स आई नॉट, और जिसे सॉल्व करके आएगा 0.37 टाइम्स आई नॉट। बात समझ में आ रही है? देखो जब आप t बराबर 0 पर थे करंट आपका आई नॉट था, t बराबर टाउ पर पहुंचे करंट आपका 0.37 आई नॉट हो गया, और यहां से जब आप आगे t बराबर इन्फिनिटी पर पहुंचे तो करंट 0 हो गया। मतलब करंट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा करंट के लिए t और I, तो भैया मैंने मान लिया दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। तो आपका जो ग्राफ चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, सॉरी, वो कुछ इस तरह से चलेगा, क्योंकि अनंत पे जाके 0 होना है। तो अनंत पे जाके 0 इसी केस में हो सकता है। यहां पर मैं कहीं मान लेता हूं t बराबर टाउ नॉट, तो ये जो वैल्यू आएगी वो रहेगी आपकी 0.37 टाइम्स आई नॉट। तो यहां से भी यहां से भी मैं एक काम कर सकता हूं, और वो पता है क्या है, टाउ की डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आपका मैक्सिमम करंट डिक्रीज होके इनिशियल वैल्यू का 37% रह जाता है। सो टाइम कांस्टेंट, सीधा सीधा सवाल होते हैं बेटा इस पे, बिल्कुल देखो यदि फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा डेफिनेटली आपको परेशानी तो होने ही वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी समय टी पर पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल एट एनी टाइम टी, पोटेंशियल एट एनी टाइम टी, पोटेंशियल एट एनी टाइम टी। तो आप लिखोगे Q बराबर सी वी, तो V बराबर लिखा जाएगा Q बाई सी। तो बेटा Q की जगह आप लिखोगे Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सही है क्या? और होल डिवाइडेड बाई C। तो Q नॉट अपॉन C को यदि मैं V नॉट मान लू तो V नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का T अपॉन टाउ। अब यहां से आगे पूरी कहानी वही रिपीट करी जाएगी जो आपको पहले सिखाई गई है। कैसे? एट टी बराबर 0 पुट करके देखो, एट टी बराबर 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 0, ई की पावर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1, तो वी का आंसर आएगा कितना, 0, जो हम लोग पहले ही मान चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, एट टी बराबर इंफिनिटी पुट करके देखो तो टी बराबर इंफिनिटी का मतलब कितना आएगा, वो टी बराबर इंफिनिटी का मतलब कितना आएगा, 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0, तो वी नॉट, तो वी बराबर आएगा वी नॉट जो कि आपका हुआ करता था ई, जो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने माना हुआ है। वी नॉट तो बस मैंने यहां पे सिंबल ले लिया है, वी नॉट तो मैंने यहां पर सिंबल ले लिया है क्यू नॉट बाई सी का, यस और नो। ऐसे टी बराबर टाउ पर निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये यहां पर कुछ छोटी छोटी सी चीजें यहां पर बनती हैं जिन्हें हम लोगों को जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? क्या इसी प्रकार से यदि मैं आपसे एनर्जी के बारे में बात करूं तो क्या एनर्जी के बारे में आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते? सोचो, इफ आई आस्क रिगार्डिंग एनर्जी कैन यू टेल मी और नॉट, ये बस मुझे बता दीजिए। सोचिए, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या मैं आराम से कर सकता हूं? बिल्कुल आराम से कर सकता हूं। अच्छा एनर्जी का तो एक और फॉर्मूला है, कौन सा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। मैंने बिल्कुल सही बात है, उससे भी कर सकता हूं। किसी भी फॉर्मूले से मैं एनर्जी के बारे में पता लगा सकता हूं और मैं इजीली आपको बता सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर हैं आप लोग? चलो मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ में कि भैया ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लेकिन
यही जब मान के चलो आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है, तो डिस्चार्ज जब हो रहा होगा, मतलब हम लोग लिखते हैं इसमें हेडिंग चाहिए तो आप डाल सकते हो डिस्चार्जिंग, क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर चाहे तो, या फिर आप उसी के अंदर में चल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे पास में क्या है, एक हमारे पास में रजिस्टर है और एक आपके पास में चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया है, एक सर्किट में बस इतना ही कनेक्ट किया है, मतलब अब कैपेसिटर लगा रहा हूं मैं सर्किट में सिर्फ, और इस स्विच को क्लोज कर दिया। तो जो कैपेसिटर आपका पहले से चार्ज था वो डिस्चार्ज होने लगेगा, वो क्या होने लगेगा, अभी डिस्चार्ज होने लगेगा, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उस समय क्या कहानी होगी, बस वो हम लोगों को यहां पर देखनी है। सो लेट्स से इस समय डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में t बराबर 0 पर कहानी बताओ क्या होगी, तो आप बोलोगे एट t बराबर 0 आपका इस समय चार्ज जो आएगा वो आएगा बेटा Q नॉट। क्यों, क्योंकि अब आप फुल्ली चार्ज कर चुके हो, चार्ज करने के पश्चात जब आपने स्विच को क्लोज किया है, तो ये कहानी है। कहानी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले चार्जिंग पड़ा है अब डिस्चार्जिंग पढ़ रहा हूं। अब कैपेसिटर है ऑलरेडी आपके पास में जो V वोल्ट तक चार्ज है और V आपका E ही हुआ करता था, और ये रजिस्टर R है, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो। और जब कैपेसिटर चार्ज है तो अब डिस्चार्ज जब होने लगेगा तो अब मैं कहानी कैसे करूंगा, तो अब मैं कहूंगा कि भैया देखो जो कैपेसिटर के अंदर में एनर्जी स्टोर थी वो अब इसमें फ्लो होने लगेगी, यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। और यदि ऐसा होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो वो करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा बताओ फटाफट। मैंने मान लिया किसी समय t पर जो करंट है वो है I। बिल्कुल सिमिलर कहानी, करंट एट एनी टाइम t इज I, ठीक है। सो भैया जितना यहां से देखो, अब ये एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने एनर्जी स्टोर कर रखी थी। उसी एनर्जी के कारण अब इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इसका जो पोटेंशियल है V, दैट इज लेट्स से Q बाई C एट एनी टाइम विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। बोलो सही बात है, यस और नो। मतलब चाहे तो आप लूप लगा सकते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कहानी यही बनेगी। लेकिन यदि मैं प्रॉपर केवीएल लगाता हूं, यदि मैं प्रॉपर केवीएल लगाता हूं तो कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि भैया Q बाई सी दैट इज द माइनस, माइनस का IR बराबर 0। सो इट इंप्लाइज कहानी ये हो जाएगी कि माइनस का Q बाई सी बराबर I इंटू R। I को मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन वही कहानी फिर से रिपीट, dq बाई dt, तो माइनस का Q बाई सी बराबर dq बाई dt इंटू R। इधर उधर एडजस्ट करूंगा मैं, कहानी वैसी चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ रहा था, dt अपॉन आर सी बराबर डी क्यू अपॉन क्यू। अब माइनस चाहिए जितना लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टी की साइड में लगाना है तो टी की साइड में, इधर लगाना है तो इधर लगा लीजिए, और इसको अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, आपको करना है इंटीग्रेशन। तो बेटा यहां पर तो आएगा माइनस का टी अपॉन आर सी बराबर, यहां पर आएगा एल एन क्यू। लेकिन यहां पर एक पॉइंट प्रॉब्लम है, सर लिमिट्स का क्या करें। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिट्स को देखिए। जब आपका टाइम 0 था तो अब आपका चार्ज Q नॉट है, और जब आपका टाइम t हो जाएगा तो बेटा आपका चार्ज Q आएगा। मतलब आपकी लिमिट जो है वो Q नॉट से लेकर के Q तक चलेंगी। मतलब यहां पर आएगा माइनस का t डिवाइडेड बाई आर सी बराबर एल एन Q माइनस का Q नॉट। ओके सॉरी, एल एन क्यू माइनस का एल एन क्यू नॉट, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या करूंगा बोलो, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस का टी अपॉन आर सी विल बी इक्वल्स टू एल एन क्यू अपॉन क्यू नॉट। बोलो सही है क्या। मैं माइनस साइन को यदि इधर में एडजस्ट करवा दूं तो टी अपॉन आर, एक काम करो मत करो, माइनस का टी अपॉन आर सी बराबर एल एन, एक बार और लिख दिया मैंने अब ये स्टेप, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आगे एक काम करो, टेक एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा Q अपॉन क्यू नॉट बराबर e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी।
ये माइनस इसलिए नहीं हटाया गया ताकि आप कहीं इक्वेशंस में कंफ्यूज ना हो जाओ, एक जैसी इक्वेशंस आपको दिखाई दें। तो बेटा ये आएगा Q बराबर Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस द चार्ज एट एनी इंस्टेंट टी ऑन कैपेसिटर विल बी गिवन एज Q बराबर Q नॉट ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। क्या ये यहां तक आप कर सकते हो? यस। और आरसी को क्या लिख दोगे? टाउ लिख दोगे, दैट इज योर टाइम कांस्टेंट। यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही है। सो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस Q बराबर आपके पास में आ चुका है Q नॉट ई टू द पावर माइनस का टी बाई टी नॉट। तसल्ली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट टी बराबर 0 पे काउंट करते हैं। तो बेटा Q बराबर आएगा Q नॉट ई टू द पावर 0 मतलब Q नॉट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंफिनिटी पे चले जाते हैं। एट टी बराबर इंफिनिटी, तो Q एट इंफिनिटी कितना आएगा बोलो? Q नॉट ई टू द पावर माइनस का इंफिनिटी। सॉल्व कर लीजिए तो बेटा आंसर आ रहा है Q इंफिनिटी का कितना? 0। और सिमिलरली आप निकाल सकते हैं किसके लिए? टाउ के लिए। एट टी बराबर टाउ, तो बेटा Q बराबर आएगा Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो Q का आंसर आएगा Q नॉट ई टू द पावर माइनस 1, मतलब Q बराबर आएगा 1 बाई ई Q नॉट, मतलब Q का आंसर आएगा 0.37 Q नॉट। बोलो समझ में आया? ये कौन सी प्रोसेस है? डिस्चार्जिंग की प्रोसेस आरसी सीरीज सर्किट में। आरसी सीरीज सर्किट में डिस्चार्जिंग की प्रोसेस, ये सवाल है डायरेक्टली। अब देखो एग्जामिनर जो आपसे सवाल पूछेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा डेटा इधर उधर करवाया जा सकता है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, करंट पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? करंट इन डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अब देखो करंट इन डिस्चार्जिंग प्रोसेस में मैं जानता हूं I बराबर आएगा आपका डी क्यू बाई डी टी। सो I कैन बी रिटन है डी बाई डी टी ऑफ Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ या आर सी, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, ठीक है, जो आपके मन में आए वो आप लिख सकते हो। मैंने टाउ की जगह आरसी लिख लिया है। सो डिफरेंशिएट करोगे तो ई की पावर, देखो Q नॉट तो कांस्टेंट है और ई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू -1 अपॉन आर सी। बोलो सही है क्या? आई बराबर भाई उससे जो भी उसका है क्या बोलते डिफरेंशिएशन करते समय तो आपको क्या करने रहेंगे? मल्टीप्लाई करने रहेंगे। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। इतना समझ में आया है तो अब आप जरा देख लीजिए, आपके पास कहानी वही आ रही है। आई बराबर Q नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी या टाउ, और माइनस के साथ में। अब ध्यान से देखिए, क्या हम लोगों ने Q नॉट अपॉन आर सी को पिछली बार में आई नॉट लिखा था, तो आप अभी भी लिख सकते हैं। तो आई बराबर आएगा माइनस का आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ या आरसी, जो लिखना है। ये फाइनल इक्वेशन हो गई। ये सीधी सीधी से आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। जहां पर आई नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है? ई अपॉन आर है, ठीक है। ध्यान रखना, आई नॉट की वैल्यू में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आया, टाउ की वैल्यू में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आया है। क्या करंट निकाल लिया? करंट के बाद में अगला स्टेप क्या होता है? टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। बोलो पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है? कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। तो Q बराबर CV के बेसिस पर V बराबर आएगा आपका Q बाई C। सो 1 बाई सी एज इट इज रहने दीजिए, ये आ जाएगा Q नॉट ई टू द पावर माइनस का T अपॉन टाउ, ठीक है। अब टाउ को चाहिए तो RC लिख लीजिए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो V बराबर आएगा Q नॉट अपॉन C ई टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ। Q नॉट अपॉन C को मैं लिख लेता हूं V नॉट। सो बेटा आएगा V नॉट ई टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ। ये एक और फॉर्मूला हो गया। सो ये अलग अलग तरह के यहां पर फॉर्मूले चलने वाले हैं। यस और नो? ग्राफ आपसे जो पूछे जाते हैं जनरली वो आपके सिर्फ और सिर्फ करंट और चार्ज के ही ग्राफ पूछे जाते हैं। तो Q वर्सेस T ग्राफ, ध्यान से देखिए ये ग्राफ कैसा आएगा। ये ग्राफ है Q बराबर Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का, मतलब अगेन T बराबर 0 पर आपका Q नॉट है, तो ये ऐसा इंफिनिटी वाला ग्राफ आएगा। और दूसरा यदि मैं बोलता हूं आपसे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ध्यान रखना भैया T बराबर 0 पर आपका करंट माइनस आई नॉट है
और फिर जाके वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अब इस ग्राफ के अंदर में आप टाउ डाल सकते हो दोनों जगह पे, जहां आपको डालना है, जिस प्रकार से डालना है। यस और नो बोलो, सही है? यस, ओके। इसी प्रकार से आप एनर्जी की इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक पॉइंट और कर लेते हैं। देखो, बहुत देर से हम लोग टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो ध्यान रखना, कभी भी टाइम कांस्टेंट इन अ सर्किट, टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट, आगे चल के आरएल सर्किट वगैरह भी आएंगे, तब भी आपको निकालने पड़ेंगे, लेकिन अभी तो टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट है, और वो आएगा टाउ नेट बराबर आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। किसी भी सर्किट के अंदर में आपसे टाउ नेट पूछा जा सकता है। इसके लिए क्या कीजिए, जहां पर भी सर्किट के अंदर में बैटरी दिख रही है, बैटरी को हटा के शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, मतलब वहां पर एक क्या कर दीजिए, वायर निकाल दीजिए। और उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, और इक्विवेलेंट क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, और वहां से आप टाउ नेट निकाल पाओगे। यस और नो? सर फॉर एक आधा एग्जाम्पल बता देते थे। देखो, एग्जाम्पल में कुछ नहीं रखा है वैसे, लेकिन करवा देता हूं, क्योंकि क्या है, कई लोग बोलेंगे सर एग्जाम्पल नहीं बताया। जैसे मान के चलो आपको एक सर्किट दे दिया ऐसे, लो भाई ऐसे, एक और रजिस्टर लगवा लो, लो भैया एक और कैपेसिटर लगवा लो, काम खत्म। मान के चलो ये है 3 ओम का, ये है 6 ओम का, ये है 1 माइक्रोफैरड का, ये है मान के चलो 3 माइक्रोफैरड का। तो अब आपको बताना है इस सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट। तो कैसे निकालोगे? सर इसमें तो बैटरी नहीं दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो भैया देखो, जब आप आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो सी इक्विवेलेंट को भूल जाइए, हटा दीजिए सीधा सीधा। तो भैया दो रजिस्टर्स पैरेलल में है, तो बेटा आर इक्विवेलेंट यहां पर आएगा कितना, 3 इंटू 6/3 प्लस का 6, सो 2 ओम। और सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो रजिस्टर्स को हटा देंगे तो ये आएगा 1 प्लस का 2 ही है ना, सॉरी 3 है, सो 1 प्लस का 3 मतलब 4 माइक्रोफैरड। सो यहां से देखिए टाउ आएगा कैसे, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, तो ये आएगा कितना 8, और माइक्रो को भूलना नहीं है, माइक्रो सेकेंड कितना आएगा, माइक्रो सेकेंड। वैसे कोई जरूरी नहीं कि माइक्रो में देगा, वैसे भी नॉर्मली भी दे सकता है, लेकिन मैंने माइक्रो लेकर के दिए हुए हैं, तो माइक्रो को भूलना नहीं है। बस इतनी सी मेरी आप लोगों से क्या है, विनती है, ठीक है। आरसी सीरीज सर्किट के जो सवाल आते हैं जनरली वो अपने को नहीं पूछे जाते हैं, जनरली अपने को ये थ्योरी पूछ ले वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड यदि कोई सवाल बनता है तो आप उसे कर पाने चाहिए, इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। श्योर है? अब इसके बाद में हमारा एक और लास्ट टॉपिक बचता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसे हम लोग अभी चालू करते हैं, ठीक है। सो किधर गया, अरे ओके, वेन डी ग्राफ जनरेटर चालू हो गया ना। हाँ, सो वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है बेटा, ये एक ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो एक हाई पोटेंशियल क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। हाँ चल रही है, हाँ। और जिसकी जो रेंज होती है वो लगभग 10⁶ वोल्ट की रेंज तक का पोटेंशियल ये डेवलप कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू निकाला हुआ है, जिसको हम लोग यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक सेटअप लगाया है। अब इस सेटअप के अंदर में देखो, ये एक बड़ा सा डोम है जो आपका स्टील का ही डोम है, कंडक्टर डोम है, और जो कि एक आपका कह सकते हैं कि हॉलो कंडक्टर है। इसके अंदर में जब आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर कुछ कॉम जैसा लग रहा है, ये पुली जैसा लग रहा है, ये एक अलग सा जो सेटअप दिख रहा है वो एक अलग चीज है, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों को बाद में ही चर्चा करनी है। अब मेनली यहां पर जो पार्ट्स हैं उसमें क्या है, दो तो पुली लग रही हैं, क्या लग रही हैं, दो पुली लग रही हैं, जिसमें से एक पुली को हम लोगों ने यहां पर मोटर से कनेक्ट किया है। इस मोटर के साथ में जो पुली कनेक्टेड है उसके ऊपर से एक कन्वेयर बेल्ट निकल रही है, और ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो है बेसिकली आपकी इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है। कैसी बनी हुई है, इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है।
यहां पर एक कॉम्ब है C1, इसे आप नाम दे सकते हो, और एक कॉम्ब बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा ही ऊपर भी है जिसे हम लोग यहां पर C2 नाम देते हैं। ठीक है, दो कॉम्ब लगे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नाउ अब इसी के साथ में यदि आप नीचे की तरफ यहां पर आने के पश्चात देखो, ये जो कॉम्ब का जो सेकंड पार्ट है वो एक कंडक्टर की मदद से आपका क्या बोलते हैं, इस हॉलो डोम से कनेक्टेड है या कंडक्टर से कनेक्टेड है, जो हॉलो कंडक्टर है। यहां पर हमारे पास में एक हाई वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई है और जिसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, चार्जेज प्रोवाइड करने वाले हैं। सो जैसे ही हम लोग इस सप्लाई को ऑन करते हैं, सप्लाई को ऑन करते ही क्या होगा, यहां से आपके चार्जेज जो हैं वो फ्लो होने लगेंगे। और ये चार्जेज कहां चलेंगे, तो देखो अब हमारे चार्जेज चलने लग गए, धीरे धीरे करते हुए एक एक दो दो चार्जेज पीछे से लाइन से चार्जेज आ रहे हैं। और ये चार्जेस सबसे पहले यहां पर पहुंच रहे हैं किस पर, कॉम्ब C1 पर। कहां पहुंच रहे हैं बेटा, कॉम्ब C1 पर आपके ये सारे चार्जेज यहां पर पहुंच रहे हैं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जाके चार्ज इकट्ठा होगा बराबर, और यहां से ये जो चार्ज है ना विद थ्रू द कॉम्ब इस कन्वेयर बेल्ट पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जब इस कन्वेयर बेल्ट पर ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो ये चार्ज जो है इस कन्वेयर बेल्ट पर ऊपर की तरफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जो सेकंड नंबर का कॉम्ब है वहां तक ये चार्ज पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली यहां पर दो तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, दो तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। मतलब क्या है, कई बार हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पहुंचा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और उसके बदले में उसके दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, या फिर कई जगह सीधा सीधा भी बोलते हैं भैया ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंच रहा है, इट इज कोरोना इफेक्ट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको, और ये कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई यदि एक हॉलो कंडक्टर से किसी दूसरे कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए जिस पर चार्ज है, तो चार्ज जो है वो हमेशा हॉलो कंडक्टर की तरफ फ्लो करने लगता है, चाहे भले ही आपका इधर में कितना भी चार्ज हो और उस पर कितना भी उसका चार्ज कितना भी कम हो, कुछ भी होने दो, किसका भी पोटेंशियल कितना भी रहने दो, लेकिन मोस्टली आपका हॉलो कंडक्टर की तरफ फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, सो ये कोरोना इफेक्ट है। वैसे इसको आपको सिलेबस में कोई टेंशन है नहीं। सो हम लोग अभी क्या कह रहे हैं कि भाई यहां से आपका चार्ज फ्लो होने लगा और ये कंडक्टर पर पहुंचा, तो कंडक्टर पर चार्ज पहुंचने के बाद कहां जाएगा बताओ, इट विल गो ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो अब देखो लगातार चार्जेस आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, और जब ये चार्जेस यहां पर पहुंच रहे हैं तो ये इस डोम की सरफेस पर, इस हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पर पहुंचने लगेंगे और बहुत सारे चार्जेस यहां पर क्या होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगे। अब देखो ये बहुत सारे चार्जेस आपको दिखने लगे होंगे, इसके ऊपर पूरे चार्जेस मैंने इकट्ठे करा दिए हैं। अब इसके बाद में होता क्या है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये बेसिक सी बात आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है मैं सही हूं या गलत हूं, तो आपने बोला ठीक है सर सही बात है। अब ये बात बताओ, यदि इस पर कोई भी चार्ज क्यू प्रेजेंट है और इसकी रेडियस यदि मैं इस कंडक्टर की आर मान लूं, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी KQ/r²। और यदि मैं यहां पर पोटेंशियल लिखूं तो वो आएगी KQ/r, और K की वैल्यू कितनी होती है, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ यस और नो, तो 9 × 10⁹ इंटू Q/r बराबर है। ओके, मैंने मान लिया रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ये जो गोला है कंडक्टिंग गोला है, उसकी रेडियस को यदि मैं 1 मीटर ले लेता हूं तो आपके पास में बच जाएगा K × Q। कितना बच जाएगा, K × Q आपके पास में बच जाएगा। अब यहां से आगे एक बात देखिए, इसके आजू बाजू में क्या होती है, एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है। अब यदि इस एयर की बात करी जाए तो इस एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁶। कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁶ इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर द एयर। मतलब यदि यहां पर इतने से ज्यादा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो एयर क्या होने लगेगी, ब्रेकआउट होने लगेगी। मतलब एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, दैट इज अ सिंपल पॉइंट। लेकिन हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, बाहर की एयर को ये सब प्रॉब्लम ना हो, मतलब यहां पर स्पार्क होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, स्पार्क होने लगेंगे, जो मैंने यहां पर आपको नहीं दिखाया क्योंकि हमारे वो काम की चीज है ही नहीं, हमको तो उससे लेना देना है ही नहीं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, बस वो आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर पता होनी चाहिए। यदि एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर कितना आएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ
एयर। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके, सो चलो अब आगे बढ़ते। तो अब ये जो यहां पर आया है, इसके साथ में क्या होता है, इस सेटअप में हम इस इतना जो पोटेंशियल राइज किया उसका यूज तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। किसको? चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास में है अल्फा पार्टिकल हो गए, या आपके पास में प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, उनको एक्सेलरेट करने के लिए तो हमारे पास में यहां पर एक सेक्शन होता है जो जिसके अंदर में चार्ज पार्टिकल्स भरे रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें एक्सेलरेट करना होता है, वो इसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब यहां पर देखो, ये जो मैंने टारगेट है ना, देखो ऐसे मोड़ दिया है क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था दिखाने के लिए, तो हमने टारगेट को क्या किया, ऐसे करके ऐसे मोड़ लिया। जनरली ये स्ट्रेट रहता है, नीचे टारगेट रहता है जिस पर आपको बॉम्बार्डिंग करनी होती है। और जब ये बॉम्बार्डिंग करनी होती है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बॉम्बार्डिंग करके हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ओ माय गॉड सर, ये कौन सा वर्ड आपने यूज कर लिया? मतलब क्या है, जो आपने रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के बारे में सुना होगा, जो अपने आप होती है नेचुरली, लेकिन यदि हमें आर्टिफिशियली करवानी होती है तो इसकी मदद से करवाते हैं, मतलब बॉम्बार्डिंग करवा के। यस और नो? सो अब देखो, यहां पर जीरो पोटेंशियल है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, और यहां हाई पोटेंशियल डेवलप हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके अंदर में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे गेट्स द काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं और एक बहुत ही स्पीड के साथ में, देखो यहां पर टारगेट पर जाके हिट करते हैं। अब हमारा टारगेट हमने टेढ़ा करवा लिया है ताकि आप देख सकें यहां से बॉम्बार्डिंग हो रही है। यस, सो दैट्स इट। ये आपका था वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग खत्म करते हैं अपने इस चैप्टर को। सो इसी के साथ में बेटा हमारा यहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हम लोगों ने यहाँ पे जितनी पॉसिबल चीजें थी, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल चीजें कवर कर ली हैं। आज के लेक्चर में जो सीरीज आरसी सीरीज सर्किट था, घबराइए नहीं बेटा, इससे रिलेटेड सवाल 5-6 साल में एक आध बार पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली यदि सवाल पूछा भी तो फॉर्मूला बेस रहेगा, ज्यादा आपको सवाल में एग्जामिनर बिल्कुल नहीं डराएगा, ठीक है। श्योर है? क्लियर है? सो इसी के साथ में हमारे एक और चैप्टर की यहां पर समाप्ति हो जाती है, और चैप्टर की समाप्ति के बाद आप खुश तो बहुत ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप खुश ही रहें, ऐसे ही आगे भी खुशी मिलती रहे आपको। आगे हम लोग इसके बाद में जो अगला चैप्टर, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस नए चैप्टर के दरमियान हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। सो अपनी क्लोजिंग लाइन के साथ में आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।